किशन दा नहीं आए हैं, फिर हमको क्यों इतना जल्दी बुला लेते हैं इन लोग। अब हम क्या जानकारी देंगे इन लोग को। अब हम भी जाते हैं। अरे अरे जोहार जोहार किसान भाई बहन, आप लोग आ गए। बेटा कन्हैया, आज तो तू फंस गया, अब तो कार्यक्रम शुरू करना ही पड़ेगा। हाँ तो किसान भाई बहन, तो हम लोग जैसा कि हमेशा देखते आए, सबसे पहले आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलता है लागत का 40% अनुदान। गेहूं और मक्का का करें सही तरीके से भंडारण। लाह छुड़ाने के लिए उत्तम यंत्र है दाउली। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी छत्ता, मधु निकासी यंत्र इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान में देती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए उसमें लगने वाले उपादानों जैसे मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी कॉलोनी एवं मधु निकासी यंत्र इत्यादि की खरीद एवं स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि अनुदान देती है। शेष 60% राशि किसानों को स्वयं वहन करना होता है। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जिन किसान भाइयों ने सब्जियों की फसल लगा रखी है, उनमें नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। खेतों में नमी बनाए रखने के लिए आप मल्चिंग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये मल्चिंग आप कैसे करें और क्या सावधानी बरतें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों नमस्कार। अभी क्योंकि गर्मी पहुंच रहा है, अगर आप सब्जी फसल लगाए हैं तो उसमें आपका पानी का समस्या हो जाएगा, इसलिए आप मल्चिंग करें, पूरे फसल को ढक दें। प्लास्टिक मल्चिंग करें या पुआल से करें या पत्ती से करें। किसान भाइयों, इन गर्मियों के बाद आने वाला समय बरसात का है और हमें बरसात में लगाई जाने वाली फसलों की तैयारी अभी से करनी होगी ताकि उचित समय आते ही खेतों में फसल की रोपाई हो सके। आइए आज हम जानते हैं कि बरसात में लगाई जाने वाली प्याज की किस्में कौन कौन सी हैं। बरसाती प्याज की खेती करने के लिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। जैसे प्रजाति, तो प्रजाति का चयन करते समय अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्रीफाउंड डार्क रेड या नासिक 53 का ही चयन करें। दूसरा, जब पौध का तैयारी करते हैं तो ऐसी छायादार जगह का चयन करें या शेडिंग नेट हाउस बना लें, एक बांस का स्ट्रक्चर बना लें, उसमें छायादार जाली से ढक लें, उसमें पौधे की तैयारी करें। गेहूं और मक्का की फसल लगभग तैयार हो चुकी है। इनकी कटाई भी शुरू हो चुकी है। अच्छी फसल तैयार कर लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसका भंडारण। सही तरीके से अनाजों का भंडारण नहीं होने से उनमें कीट लगने या अन्य कारणों से नष्ट होने की संभावना रहती है। आइए जानते हैं गेहूं और मक्का का भंडारण कैसे करें। किसान भाइयों, अभी गेहूं और जो चना है वो परिपक्व होने वाला है, उसकी कटाई भी होगी, तो उसको जो है अच्छा से सुखा करके, ज़्यादा कड़ा धूप में ना सुखाएं और सुखाने के बाद अच्छा से सफाई करके और उसको भंडारण करें। इसमें जो है नमी आपका 10 से 12% तक होना चाहिए। अगर ज़्यादा कड़ा धूप में सुखाएंगे तो उसमें जो है अंकुरण क्षमता में कमी होगी। दाउली एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से लाह लगी टहनियों से लाह को आसानी से छुड़ाया जा सकता है और यह उपकरण लाह को बर्बाद भी नहीं होने देता। इसके इस्तेमाल से कृषक अपना समय और मेहनत दोनों बचा सकते हैं। इस छोटे से उपकरण का नाम है दाउली। लाह लगी टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। हाथों से या पारंपरिक औजारों से लाह छुड़ाने में समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं। इस दाउली नामक उपकरण की सहायता से एक दिन में लगभग 8 किलो लाह टहनियों से छुड़ाया जा सकता है।
कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। हम वैज्ञानिक विधि से खेती करके अपने परिवार का भी मदद करते हैं और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो अभी हजारीबाग का बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ हम पढ़ाते हैं। साथ ही हम अपने परिवार का आर्थिक मदद भी करते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। आने वाले दिनों में फिलहाल इनमें बहुत बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 700 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हाँ तो कन्हा, आज का जानकारी लेकर आए हैं हमारे किसान भाई बहन मन ले? अरे किशन दा, अब हम का जानकारी देंगे? अरे हम तो आप लोग का इंतजार कर रहे थे। वैसे कन्हैया जी, आज आप कौन सी नई जानकारियां पाना और दिलाना चाहते हैं? अरे दीदी, जानती हैं कल रात हमारे घर में बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम बना था। तो हम चाहते हैं ना दीदी कि हमारे किसान भाई बहन को भी मशरूम के बारे में जानकारी दिला दें। अच्छा, आप मशरूम खाइएगा भी और खिलाइएगा भी। तो चलिए आपको इस विषय में और जानकारियाँ दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ श्रीमती चंचला कुमारी जी से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। मशरूम एक खाने योग्य फफूंद होता है। हमारे झारखंड प्रदेश में इसे खुखड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मशरूम खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिज लवण इत्यादि तत्वों से भरपूर होता है। इसके सेवन से कई प्रकार की बीमारियों जैसे खून की कमी, बेरी, कैंसर, खांसी, बहुमूत्र एवं दिल की बीमारी इत्यादि में लाभ होता है। यही कारण है कि आज मशरूम की मांग बाजार में काफी बढ़ रही है। मशरूम की कई प्रजातियां होती है, जैसे अगेरिकस, जिसे हम बटन मशरूम भी कहते हैं। दूसरा है वॉल्वेरिया मशरूम और तीसरा ऑयस्टर मशरूम, जिसे ढिंगरी मशरूम भी कहा जाता है। मशरूम की खेती
कम लागत और मेहनत लगाकर ज्यादा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। मशरूम उत्पाद के लिए उपजाऊ बड़े खेत या ज्यादा जगह की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। साधारण हवादार कमरा, ग्रीन हाउस, गैरेज, बंद बरामदा, छप्परों वाले कच्चे घर या बेकार एवं बंजर भूमि में मशरूम गृह बनाकर इसकी खेती की जा सकती है। मशरूम उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों में पुआल की कुट्टी या गेहूं इत्यादि की भूसी, पॉलीथीन की थैली, पानी एवं स्पॉन की आवश्यकता पड़ती है। पुआल या कुट्टी को 12 घंटे पानी में भिगो लें या फिर 2 घंटे उबाल लें। भिगोने वाले पानी में रोगर या नुआन 2 मिलीलीटर और 1 ग्राम बेविस्टिन प्रति लीटर की दर से मिला लेना चाहिए। इसके बाद पानी निथार कर कुट्टी को छाया में 50 से 60% नमी रहने तक सुखाकर अब लगभग 30 से 40 ग्राम स्पॉन 1 किलो कुट्टी के हिसाब से मिला लें या पॉलीथीन में 6 इंच कुट्टी की परत डालकर उसके ऊपर स्पॉन की बिजाई करते हैं। फिर कुट्टी की परत डालकर उसके ऊपर बिजाई की जाती है। ऐसा लगभग 4 बार करके ऊपर से बिचाली के टुकड़ों को डालकर ढक देना चाहिए और पॉलीथीन के मुंह को रबर या रस्सी से बांधकर पॉलीथीन में 5-6 छिद्र कर दें। अब लगभग 10 से 15 दिनों के लिए इस तैयार पॉलीथीन को मशरूम उत्पादन गृह में रखें। आप पाएंगे कि कुट्टी का रंग सफेद होने लगा है। ऐसी स्थिति में पॉलीथीन शीट को काटकर हटा दें और दिन में 1-2 बार पानी का छिड़काव करें। 2 से 3 दिनों में आप पाएंगे कि कुट्टी में से मशरूम के छत्ते निकल पड़े हैं। इस प्रकार वर्ष में 3 से 4 फसल मशरूम की ली जा सकती है तथा प्रति किलो भूसे या पुआल से 80 ग्राम से 1 किलो मशरूम प्राप्त किया जा सकता है। व्यावसायिक पैमाने पर मशरूम की खेती कर काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। यदि गृहिणियां एवं युवा वर्ग इसकी खेती की वैज्ञानिक तकनीक सीख लें तथा आज कुछ समय इसमें लगाएं तो निश्चित ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मशरूम की खेती में भी बहुत सारे अलग अलग तापमान जैसे ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, नमी है की आवश्यकता होती है। तो मशरूम की खेती है इस मौसम में किसान भाई जो हैं मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा गर्मी वाले मौसम में या ज़्यादा जहाँ पे गर्मी पड़ता है वहाँ पे खेती की जाती है। यूँ कहें तो हम मशरूम की खेती जो है पूरे साल यानी अराउंड द ईयर इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। जैसे कि मशरूम की खेती है, हम अगर अक्टूबर से इसकी शुरुआत करते हैं तो अक्टूबर से मार्च तक की 2 प्रजातियाँ ले सकते हैं। एक तो है ऑस्टर मशरूम यानी जिसको कि हम डिंगरी कहते हैं, दूसरा है बटन मशरूम जिसको कि हम अक्टूबर से लेके मार्च तक ले सकते हैं। डिंगरी को भी हम अक्टूबर से लेके मार्च तक ले सकते हैं। परंतु मार्च के बाद जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है वहाँ पे किसान भाई जो गर्मी का जो मशरूम है उसको ले सकते हैं और वो है मिल्की मशरूम यानी कि दूधिया मशरूम। इसकी खेती करने के लिए किसान भाइयों को मुख्य रूप से जो आवश्यकता होती है तो सबसे ज़रूरत है कृषि का अवशेष, यानी कि आप मक्का ले लीजिए, मड़ुआ ले लीजिए, धान ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, किसी का भी कृषि अवशेष जो मिले, डंठल मिले, उसका कुट्टी मिले, बिचाली मिले, उस पर हम इसकी खेती करते हैं। और मशरूम की खेती है जो हम मिल्की मशरूम की खेती कर रहे हैं इसके लिए तापमान अभी यहाँ से अभी 33 डिग्री से लेकर हम 45 डिग्री तक के जब तापमान रहता है तो हम इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है हम ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी किसान भाई मशरूम की खेती लगाना चाहते हैं या मशरूम खेती करना चाहते हैं तो 3 मुख्य बातों का ध्यान रखें। पहली तो ये कि जब हम मशरूम की खेती लगा रहे हैं तो किस एग्रीकल्चर अवशेष का मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से निर्जीवीकरण हो, यानी कि और ध्यान रखिए जो पुआल या जो बिचाली हम ले रहे हैं वो नया हो। नया कहने का तात्पर्य है कि वो किसी बारिश में भीगा हुआ ना हो, फफूंद ना उस पर ना आया हो। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि जब हम मशरूम की खेती की शुरुआत करते हैं तो ऐसे स्थान पे हम मशरूम की खेती करें जहाँ पे उसके अनुकूल हम तापमान दे पाएँ। यानी कि जब हम मिल्की मशरूम की खेती कर रहे हैं तो तापमान जो है उसमें नमी होना चाहिए। नमी हम बोल रहे हैं तो गर्मी की खेती है, ऊपर से बोल रहे हैं नमी की बात। तो किसी भी पौधे को उगने के लिए, किसी भी खुम्बी को उगने के लिए, किसी भी फफूंद को उगने के लिए जब तक उचित मात्रा में यानी कि उसको 60 से 65% नमी की ज़रूरत होती है वो मिलना चाहिए। अभी जो मिल्की मशरूम की हम बात कर रहे हैं उसको लगाने से पहले किसान भाई 2 बात का अवश्य ध्यान रखते हैं। पहली तो ये कि मिल्की मशरूम की खेती करते समय जो है
हम उस पे जो केसिंग करते हैं, केसिंग चढ़ाते हैं, केसिंग का जो मात्रा जो मिलाते हैं, केसिंग में बनाने की विधि जो है उसमें गोबर की भाग 2 होना चाहिए, मिट्टी का 1 भाग, बालू का 1 भाग, तीनों को प्रोपोर्शन मतलब समान अनुपात में मिला के उसको छान लेते हैं और इसको एक फॉर्मल्डिहाइड एक रसायन आती है जिससे कि हम इसको स्टरलाइज कर लेते हैं, निर्जीवीकरण कर लेते हैं। इसके बाद मशरूम लगाने के 5 से 7 दिन बाद जब लगा दिए हैं उस समय आप केसिंग मिट्टी बनाएं और उसके 10 से 12 दिन के बाद हम उसका इस्तेमाल अपने जो मशरूम लगाया है, पैकेट जो बनाया है उसके ऊपर 1 से 1.5 इंच तक करते हैं। 1 से 1.5 इंच करने के बाद 8 से 10 दिन के बाद क्या होता है, इसमें से निकलना शुरू होता है। और ये जो मिल्की मशरूम की जो खेती है वो बहुत कम समय में अच्छा उत्पादन देता है, यानी कि एक जो इसका जो एक फल जो होता है, एक छाता जो होता है, एक जो उसका फ्रूट होता है वही कम से कम 250 से 300 ग्राम से ज़्यादा का होता है। और इसमें उत्पादन का यहाँ पे उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन के और मशरूम के अलावा जो है इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। और मार्केटिंग की बात करें या बाज़ार की बात करें तो लोकल मार्केट जो भी है इसका किसान भाई वहाँ पे आराम से इसको बेच सकते हैं क्योंकि इसका डिमांड मार्केट में है। किसान भाई मशरूम की खेती करते समय आप मुख्य रूप से 5 बातों का ध्यान रखिए। पहले तो ये कि हम जो अवशेष इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कृषि अवशेष ले रहे हैं वो नया हो, बारिश में भीगा हुआ ना हो। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे करते समय कम से कम जो हम वहाँ पे स्पॉन ले रहे हैं, मशरूम का जो बीज ले रहे हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो। इमैच्योर जो रहता है उसका ग्रोथ भी अच्छा नहीं आता, उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं आता, या उस पे जो है हम फसल पे है, उत्पादन पे जो है इसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरी यहाँ तीसरी ध्यान देने वाली बात यह है जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखें, यानी कि खेती करने से पहले अगर पहली बार उस कमरे में मशरूम की खेती कर रहे हैं तो फॉर्मल्डिहाइड नामक रसायन से उसको हम निर्जीवीकरण उस कमरे की कर लेते हैं। चौथी बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जो हम केसिंग बनाते हैं, केसिंग में जो गोबर की खाद का या जो गोबर FYM का उपयोग कर रहे हैं वो 2 साल पुराना होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उसमें जो हम मिट्टी की जो भाग ले रहे हैं वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। और जब हम मिट्टी और गोबर ले रहे हैं उसके साथ हम बालू का 1 भाग जो मिला रहे हैं वो तीनों को प्रोपोर्शन समान अनुपात में मिला के छान लें और फॉर्मल्डिहाइड से इसका निर्जीवीकरण कर लें। और 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जो हम फॉर्मल्डिहाइड से जो हम अपना केसिंग मिट्टी का जो स्टरलाइज किए हैं उसके 4 से 5 दिन के बाद ही हम अपने प्रोडक्ट पे इसका इस्तेमाल करें ताकि इसका जो प्रभाव है हमारे मशरूम पे कम पड़े। क्योंकि केमिकल ये जो मशरूम जो है वो फफूंद है, ये कोई भी रसायन का प्रभाव जो है वो मशरूम पे बहुत आसानी से पड़ जाता है। और जब मशरूम का जब उस पर प्रभाव पड़ रहा है तो जब हम उसको खाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे भी आता है। ये हैं श्रीमान भोलू भाई, ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा, उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। धनो? हाँ भाई मनु। ये बिरसत हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। बताओ कितना कम चोरी करता है, फिर भी इसकी फसल लहलहा रही है, ऐसा क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ भाई धनु, काला तो है। अरे भाई, दाल में कुछ काला नहीं है, हम तो किसान कॉल सेंटर में बतिया रहे थे। किसान कॉल सेंटर? हाँ, किसान कॉल सेंटर। सरकार ने किसानों की मदद के लिए ये किसान कॉल सेंटर बनाए हैं। कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो 1800-180-1551 पर फोन कर सकते हो। अब फोन का पैसा नहीं लगता है? अरे नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तुम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, और वो भी साल के 365 दिन। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहन का इस अंक पे फिर से स्वागत है। अच्छा किशन दा का नया जानकारी देना चाह रहे थे, बतलाइए ना। हाँ देवा थियो। अच्छा कन्हाई बता, तो
आत्मा के बारे में जानिस ला? आत्मा काहे किसान दा काहे डरा रहे हैं? ऐसे भी हम कमजोर दिल के आदमी। कन्हैया भैया वो आत्मा संस्था की बात कर रहे हैं। हाँ दीदी, ये कौन आदमी, एक संस्था के बारे में बता दीदी तनी। अरे किशन दा, ये आत्मा लोग के भी संस्था चलता है का? ए भगवान, ए दीदी रहे बताओ भी के। कन्हैया भैया, आत्मा एक संस्था का नाम है जिसमें कई तरह की कृषि योजनाएं भी चलती हैं। बुझाला? हम बढ़िया बुझा गया भैया। एखनो डरात है। तो आइए आत्मा संस्था द्वारा चलाई जा रही कृषि योजनाओं के बारे में और विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाई, आप सब कृषि कार्य करते हैं और काफ़ी उन्नत ढंग से, तकनीकी ढंग से भी ये कार्य करते हैं। किसान भाई, आपको कृषि कार्य में सहयोग के लिए आत्मा द्वारा, आत्मा के माध्यम से सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से कार्यक्रम हैं, इस बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम हजारीबाग के आत्मा के कार्यक्रम निदेशक श्री अनुरंजन जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या क्या उन्हें मिलेगा लाभ। तो अनुरंजन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। 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 सबसे पहले ये जानना चाहेंगे किसान भाई के आत्मा द्वारा उनको उनके सहयोग के लिए, कृषि कार्य में सहयोग के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? देखिए, आत्मा के द्वारा सरकार, ये जैसा कि आपको पता होगा, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार इसमें फंडिंग करती है और बहुत सारा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए जो सब आवश्यक कार्य है वो आत्मा के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसमें कि मुख्य रूप से प्रशिक्षण का कार्य आत्मा के द्वारा कराया जाता है, जो कि 3 तरह का प्रशिक्षण अंतर्राज्यीय, राज्य के अंतर्गत और जिला के अंतर्गत, इस प्रकार 3 तरह का प्रशिक्षण, और फिर इसी तरह 3 प्रकार का परिभ्रमण, जिसको कि एक्सपोजर विजिट कहते हैं, वो जिसमें कि हम लोग प्रगतिशील जो कृषक हैं, महिला पुरुष दोनों को इसमें हम लोग सम्मिलित करते हैं। और इसमें न सिर्फ कृषि का मतलब बहुत व्यापक है। इसमें सिर्फ धान, गेहूँ या सब्जी की खेती नहीं है। इसके अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सारे आयाम आते हैं और सभी से रिलेटेड जो विभिन्न संस्थानें हैं वहाँ पर आत्मा प्रगतिशील कृषकों को प्रशिक्षण दिलाती है, परिभ्रमण कराती है, ताकि उनमें मोटिवेशन हो और उसके बाद वो उस तरह के चीज़ को अपने यहाँ अपनाएं और उनकी आमदनी बढ़े, उनका आजीविका ज़्यादा अच्छा से चल सके। इसी प्रकार तकनीकी हस्तांतरण के लिए आत्मा कृषक गोष्ठी का आयोजन करती है, गांव लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, और फिर वैज्ञानिक कृषक अंतर्मिलन का कार्यक्रम कराती है, जिसमें कि वैज्ञानिकों को सीधे किसानों से रूबरू कराने का मौका देती है, जिसमें किसान अपनी समस्याओं को, कृषि संबंधित समस्याओं को रखते हैं और वैज्ञानिक उसका समाधान बताते हैं। तो इसी प्रकार और भी कई एक योजना है, जैसे कि कृषक पाठशाला का संचालन आत्मा के माध्यम से होता है, जिसमें कि हम लोग सीड टू सीड या फिर एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में चलाते हैं, पशुपालन के क्षेत्र में। तो उसमें भी शुरू से लेकर के उस चीज़ की तकनीकी ज्ञान को हम लोग एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स, इसमें ग्रुप अप्रोच लेते हैं 30 किसानों के समूह को, और उनको पूरी जानकारी से दे करके उनको एक तरह से मास्टर ट्रेनर टाइप का हम लोग बनाते हैं, ताकि वो उनके माध्यम से फिर दूसरों को भी वो तकनीकी हस्तांतरण हो सके। तो जहाँ तक प्रशिक्षण और परिभ्रमण की बात है, तो जो किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो किस प्रकार पहल करें? आत्मा के द्वारा एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसमें एक फार्मर पोर्टल का स्थापना हुआ है, और जिसमें कि किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। हर एक आत्मा के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। तो हजारीबाग के किसानों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हजारीबाग आत्मा में कराया जा रहा है। उससे सभी किसानों को हम चाहेंगे कि वो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें, मोबाइल नंबर दे करके, ताकि इस तरह का जब भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं तो हम लोग मैसेज करते हैं, उससे उनको जानकारी मिलता है। और हमारे हर एक प्रखंड में BTM जो है, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और सहायक तकनीकी प्रबंधक और कृषक मित्र हैं, तो उन लोगों से भी वो लोग संपर्क स्थापित करेंगे। तो जब भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो सभी को पता रहता है, सभी को जानकारी दिया जाता है। तो उसमें जो योग्य किसान होंगे, जो जिस तरह के कार्यक्रम के लिए उनको योग्य पाया जाएगा, तो वैसे कार्यक्रम के लिए उनका चयन किया जाता है।
इसमें हम लोग पंचायत प्रतिनिधियों का भी सहयोग लेते हैं और जो हमारे कृषक मित्र हैं उनका भी अहम भूमिका होता है। उनके माध्यम से प्रखंड स्तर पर किसानों का सिलेक्शन हो करके और उन्हीं किसानों को हम लोग ये राज्य स्तर और अंतर्राज्यीय स्तर पर जो है हम लोग मौका दे पाते हैं, क्योंकि उसमें तो संख्या लिमिट रहता है। लेकिन उसके अलावा भी हम जिला के अंतर्गत भी हमारा प्रशिक्षण होता है जो ज़्यादा व्यापक पैमाने पर होता है। उसमें जो भी कृषक इंटरेस्ट रखते हैं, जो इच्छा रखते हैं, वो कृषि संपर्क कर सकते हैं और हम लोग यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र का भी सहयोग इसमें हम लोग लेते हैं और भी जो लाइन डिपार्टमेंट है उनका भी सहयोग ले करके हम लोग उसको आवासीय और गैर आवासीय दोनों तरह का प्रशिक्षण कराते हैं। यहाँ पर एक बात और हम ये जानना चाहेंगे किसान भाइयों की ओर से कि बहुत से ऐसे हमारे किसान भाई हैं जिनके पास कृषि यंत्र, खाद उर्वरक या यूँ कहें पूंजी आदि की कमी होती है, तो उसके लिए क्या आप परामर्श देना चाहेंगे? कृषि यंत्र तो सरकार के द्वारा इस पर काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जहाँ तक आत्मा के अंतर्गत भी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जहाँ जहाँ चल रहा है धान और दलहन, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और धान और दलहन के अंतर्गत भी सीमित पैमाने पर कृषि यंत्रों का प्रावधान है, जिसमें कि अधिकतम 50% अनुदान पर छोटे कृषि उपकरण उपलब्ध किसानों को कराया जा रहा है सीमित संख्या में। उसके अलावा जो है BGRI योजना जहाँ चल रही है जिस जिले में, वहाँ पर भी कृषि उपकरण की व्यवस्था है, उसमें भी कृषि उपकरण को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। और इन सब से बढ़कर एक कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा है और वो भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो उसमें काफ़ी कृषि उपकरण जो हैं, कृषि बड़े उपकरण भी जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर वगैरह भी उसमें प्रावधान है, जिसमें दो तरह का है। एक तो कृषि उपकरण बैंक की भी बात है और जिसमें कि किसान जो है फिर उसी कृषि उपकरण बैंक से हायर्ड बेसिस पर उसका किराया दे करके उसको कम बाज़ार मूल्य से कम किराया पर उसको उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इंडिविजुअल भी किसान के लिए उसमें सीमित मात्रा में प्रावधान रहता है, तो उसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही आजकल किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत अहम योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो उस योजना से भी किसान भाई लाभ ले सकते हैं। उसके अंतर्गत वो खेती बाड़ी से रिलेटेड काम के लिए वो बीज, खाद जो आप बता रहे थे, उसके लिए सरकार आजकल काफ़ी उपाय कर रही है। उसके लिए क्या है कि वो कृषि किसान क्रेडिट कार्ड का अपना करवा सकती है, जिसके अंतर्गत वो उनका लिमिट तय होता है और जिसमें कि उनको उस पैसा से वो बीज, खाद और कृषि उपकरण भी खरीद सकते हैं। तो अभी किसानों को कोई साथ ही ग्रुप बना करके वो लोग नाबार्ड के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिस प्रकार की किसान क्लब का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनको सामूहिक रूप से वो कोई खरीदारी का कार्य करने से उनको बचत भी होती है और नाबार्ड भी उसमें असिस्टेंट्स करती है। कृषि आत्मा के द्वारा भी ग्रुप फॉर्मेशन कराया जाता है और जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है उसको स्ट्रेंथन का काम कराया जाता है। उसमें हम लोग सीड मनी का भी प्रावधान है, जो ग्रुप अच्छा काम करता है उसको हम लोग सीड मनी भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वो फिर उसके माध्यम से आगे बढ़ करके वो फिर और भी अधिक लाभ ले सकते हैं। तो अनुरंजन जी, आत्मा के माध्यम से आपने किसान भाइयों को काफ़ी अच्छी जानकारी और परामर्श दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।